वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है मेजरेबल की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि परफॉर्मेंस और जो टारगेट होते हैं उसको मेजर किया जा सकता है। एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही उसको जो है मेजर किया जा सकता है। उसके बाद ये कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो ये जो है एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए स्पेसिफिक गोल्स जो है वो सेट किए जाते हैं कोलेबरेटली तौर पर, यानी कि अकेला कोई मैनेजर नहीं करता बल्कि कोलेबरेटली तौर पे किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एज अ होल पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है और हर यूनिट और इंडिविजुअल जो है विद इन इट इसके अंदर है। सो गोल्स जो है फिर यूज़ होते हैं एज अ बेसिक के तौर पे, बुनियाद के तौर पे प्लानिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा असिस्ट करना और रिवार्ड करना जो भी कंट्रीब्यूशन होती है उसको। उसके बाद ये कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, सो ये प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैनेजर्स क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज़। और इसलिए किया जाता है ताकि ऑप्टिमाइज़ करें गोल अचीवमेंट को, अच्छी तरीके से गोल को अचीव किया जा सके। सो गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। एंड गिवन अवेलेबल इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल कंडीशन, जो भी अवेलेबल इन्वायरमेंटल और इंटरनल कंडीशन होती है उसके मुताबिक। सो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है वो सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन होता है और एक्शन जो कि डिटरमाइन करता है लॉन्ग रन परफॉर्मेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन की। और तमाम इसमें जो है वो क्या है, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। पोल का आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और एश्योरेंस। उसके बाद ये कि शॉर्ट एनालिसिस। अब शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, सो ये मेथड है और इसकी जो एब्रीवेशन है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि असिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को भी, कि जो इंटरनल होती हैं, सारी बातें स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के, स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। और स्ट्रेंथ के ज़रिए सारी बातें अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाता है, जबकि वीकनेस अगर हैं तो सारी बातें उनको ओवरकम किया जाए, उनको दूर किया जाए। और साथ में इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट बाहर से आता है, तो अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब किया जाए और थ्रेट आए तो उससे बचा जाए। तो ये स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए किया जाता है। सो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अप्लाई की जाती है इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपको बताया गया इंटरनल होती है। सो स्ट्रेंथ एक इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि जिसका पोटेंशियल होता है इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। स्ट्रेंथ की मदद से ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो होती है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में वो बेहतर की जा सकती है। जबकि वीकनेस जो है एक ऐसी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियली वल्नरेबल बना देती है उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको हम SBU कहते हैं, ये जो एक डिस्टिंक्ट बिजनेस होता है जिसके ख़ुद जो है वो ऑन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर होता है, जिसको मैनेज किया जा सकता है रीजनेबली इंडिपेंडेंटली तौर पे दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो होता तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, लेकिन एक डिस्टिंक्ट, एक मुख्तलिफ बिजनेस होता है और इसके ज़ाहिर बात है सेट ऑफ कॉम्पिटिटर भी फिर अलग ही होंगे। सो रीजनेबली तौर पे इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जा सकता है दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनसे। उसके बाद ये कि पोर्टर फोर्सेस मॉडल। सो माइकल पोर्टर ने, जो कि एक एक्सपर्ट थे, इन्होंने जो है वो डिवाइस किया 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। एक अप्रोच है एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, दोनों के लिए, नेचर के लिए भी, और जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन होती है गिवन इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ 5 मेजर फोर्सेस। सो मॉडल प्रोवाइड करता है एक एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एलिमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के टास्क एनवायरनमेंट की। और राइवलरी होती है कि किस हद तक कॉम्पिटिटर यूज़ करता है टैक्टिक्स ताकि वो लोअर करें प्रॉफिट उनके कॉम्पिटिटर्स के। बार्गेनिंग पावर होती है सप्लायर की, कि किस हद तक जो है सप्लायर जो है वो उसके पास पावर होती है बिज़नेस के ऊपर, इंडस्ट्री में, और वो थ्रेट देता है प्राइस राइज़ करने का, जारी बात है, या फिर रिड्यूस करना क्वालिटी गुड्स और सर्विस की जो वो प्रोवाइड करते हैं। बार्गेनिंग पावर बायर्स की भी होती है जो कि डिपेंड करती है ऐसे फैक्टर्स के ऊपर कि कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर, इन्फॉर्मेशन क्या है, अवेलेबिलिटी जो है सब्सटीट्यूट की उनके पास कितनी है।
वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि बायर्स का होता है इंडस्ट्री पे। और थ्रेट होता है न्यू इंट्रेंट्स का, नए आने वाले ज़ाहिर बात है कॉम्पिटिटर का। थ्रेट होता है प्राइस वॉर का, अगर नया जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में आ जाए। और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का भी थ्रेट होता है या सर्विस का। इससे मुराद ये होता है कि किस हद तक जो है बिजनेसेस जो है दूसरी इंडस्ट्री में वो ऑफ़र कर सकते हैं सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, और फिर वो जो रिड्यूस करता है प्रॉफिट पोटेंशियल इंडस्ट्री के लिए। अब मार्केट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद क्या होता है कि हासिल करना लार्ज शेयर जो है करंट मार्केट का, या फिर एक्सपेंड करना नए के अंदर। और लिक्विडेशन की बात करें तो इससे मुराद सेल कर देना या डिज़ोल्व कर देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि एक तरफ बेच दिया जाए या उसको पूरी तरह बंद कर दिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन को। और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो होती है इसमें क्या शामिल है कि एम्फोसाइज करना ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोवाइड करने के प्रोडक्ट और सर्विस वो लोअर हो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। बिज़नेस के जो है वो एक कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए, जो कि ऐसा हो कि ना तो ईज़िली तौर पर उसको ज़ाहिर बातें कॉपी किया जा सके, ऐसा एडवांटेज होना चाहिए। और मैनेजर्स को जो है वो कंसिडर करना चाहिए मेकिंग करना, बनाना ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि इम्पॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए, जो कि कस्टमर्स जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि डेवलप की जाए प्रोडक्ट और सर्विस जो कि देखी जाती है यूनिक, इंडस्ट्री के अंदर यूनिक देखी जाती है, इनके दूसरी प्रोडक्ट और सर्विस से बिल्कुल अलग है, उसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहेंगे। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की बात करें तो इससे मुराद ये होता है कि इसमें ये कि एम्फोसाइज़ किया जाए ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एफिशिएंट बनाया जाए कि जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोवाइड करने की प्रोडक्ट या सर्विस वो लोअर हो जाए कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। नाउ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या है कि बहुत से मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ शामिल है जो कि नेसेसरी होती हैं स्ट्रेटजी को ज़ाहिर बातें मोशन में लाने के लिए, यानी कि एक तरह से उसको अप्लाई करना। अब स्ट्रेटजी बन तो गई है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो गई, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली तौर पे एक तरह से लाया जाएगा। यही स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में होता है। स्मॉल बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है फाइनेंस, और इसके अंदर 100 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं और नेसेसरीली तौर पर इंगेज नहीं होती न्यू या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में, और वो रहती है उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री पे वो बहुत ज़ाहिर बात है कम होता है यूजुअली। ये स्मॉल रहती है बाय चॉइस भी या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी, यानी कि जो ऑनर होता है वो ख़ुद भी नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइजेशन को वो जो है वो एक्सपेंड करे, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐसा होता है। एक बिज़नेस प्लान लिखना अगर हम इसकी बात करें, एक बिज़नेस प्लान डॉक्यूमेंट होता है जिसको एंटरप्रेन्योर लिखते हैं या फिर जो ऑनर होते हैं, और इसमें डिटेल होती है बिज़नेस की नेचर की, प्रोडक्ट की या सर्विस की, कस्टमर्स की, कंपटीशन की, प्रोडक्शन की, और जो मार्केटिंग मेथड है। इसके अलावा मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, और जो दूसरे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं प्रोस्पेक्ट प्रपोज बिजनेस वेंचर की। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की हम बात करें तो इसको डिफ़ाइन किया जाता है एज कोई भी जो अल्ट्रेशन आ जाना लोगों के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी में, और चेंज जो है वो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि चेंज ना आए ऑर्गेनाइजेशन में। इंस्टेड के हम जो है वो देखते हैं कि इश्यूज़ जो कि रिलेट करते हैं मैनेज करने के साथ चेंज, यानी कि इसके मुकाबले में ये देखा जाता है कि कौन से की इश्यूज़ हैं जो कि चेंज करने को मैनेज करना, चेंज के जो मैनेजमेंट है उससे रिलेट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये फॉर्मल पैटर्न होता है इंट्रैक्शंस का, कोऑर्डिनेशंस का, डिज़ाइन करती है मैनेजमेंट ताकि लिंक करे टास्क जो इंडिविजुअल्स के और ग्रुप्स के अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल फ्रेमवर्क होता है जिसके ज़रिए जॉब टास्क जो है वो डिवाइड किया जाता है, उनको ग्रुप बनाया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये ऑब्लिगेशन होती है या एक्सपेक्टेशन होती है कि परफॉर्म किया जाए या किया जाए ड्यूटीज़ को अचीव किया जाए, गोल्स जो कि रिलेट करते हैं एक पोजीशन से। जॉब डिज़ाइन की बात करें तो ये स्पेसिफिकेशन होती है टास्क की, एक्टिविटीज़ की, यूजुअली जो कि रिपीट हो किया जाता है, जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर एसोसिएट होते हैं हर पर्टिकुलर जॉब के साथ। वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इससे मुराद ये होता है कि किस हद तक जो है वर्क जो है नेसेसरी जो है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उनको तोड़ा जाता है बहुत सी जॉब्स के अंदर।
इनके तोड़ दिया जाता है मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो क्लस्टर किया जाता है इंडिविजुअल्स को यूनिट्स के अंदर, यानी कि बना दिया जाता है, यूनिट्स बना दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को जोड़ के एक तरह से यूनिट्स बना दिए जाते हैं, एंड यूनिट्स इनटू डिपार्टमेंट, और फिर यूनिट्स जो है डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं, और लार्जर यूनिट्स होते हैं ताकि फैसिलिटेट किया जाए अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट गोल्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसी टाइप होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की जिसके अंदर पोजीशन जो होती हैं उनको कुछ इस तरीके से ग्रुप किया जाता है जो फंक्शनल या स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरह के जितने डिपार्टमेंट, और नॉर्मली हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स आप देखते हैं वो इसी तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर को ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ऐसी फॉर्म होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन में जहाँ पर कुछ हिस्से फंक्शनल के लिए जाते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के भी सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। और फॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये कि किस हद तक रिटन पॉलिसीज़, रूल्स, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से एक्शन जो है वो लिए जाएं एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंडर। फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करें, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका ब्रॉडर स्पैन होता है मैनेजमेंट का और बहुत कम इसमें हायरार्किकल लेवल होते हैं और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। इसकी सिंपल अगर हम बात करें तो ये होता है कि एक मैनेजर के अंडर में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर, और इसमें ये भी होता है कि इसमें बहुत कम लेवल्स पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एम्प्लॉई के ऊपर एक मैनेजर, फिर उससे ऊपर दूसरा मैनेजर, फिर तीसरा, इस तरह की लेवल्स यहाँ नहीं पाई जाती। एक एम्प्लॉई है उसके ऊपर एक है तो फिर दूसरा मैनेजर, इस तरह। बस ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लेवल्स बना दी जाती हैं कि लेवल बहुत नॉर्मली तौर पे जिस तरह टॉल स्ट्रक्चर में होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होती हैं। तो इसी वजह से एक मैनेजर के अंडर में यहाँ पर कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि किस हद तक पावर और अथॉरिटी जो है वो दी जाती है लोअर लेवल के ऊपर, यानी कि नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनको किस हद तक पावर और अथॉरिटी दी जा रही है। जितनी ज़्यादा दी जा रही है उतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी। और लाइन पोजीशन की बात करें तो एक ऐसी पोजीशन होती है जिसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेजर गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको अचीव करने के लिए, वो लाइन पोजीशन कहलाई जाती है। और जो स्टाफ पोजीशन होती है एक ऐसी पोजीशन होती है जिसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड करना स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ और असेस करना लाइन पोजीशंस को। ये स्टाफ पोजीशन वालों का काम होता है। स्टाफ पोजीशन वाले मेन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो है ज़ाहिर बात है अपनी स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो लाइन पोजीशन वालों में होते हैं। अब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लाइन पोजीशन के ही लोग होंगे, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे स्टाफ पोजीशन के भी लोग होंगे, क्योंकि अब लाइन पोजीशन के बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है फिर वहाँ पर स्टाफ पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये अब मैनेजरियल इंटीग्रेटर जो है, ये जो है एक मैनेजर होता है हु इज़ गिवन, जिसको दिए जाते हैं टास्क जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो रिलेटेड वर्क है, जिसमें कई सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हमारा यही है जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, आईटी है और प्रोडक्शन वगैरह हो गया। और जॉब रोटेशन की बात करें तो इससे क्या मुराद होती है कि पीरियडिकली शिफ्ट कर देना वर्कर्स को एक सेट ऑफ जॉब्स है एक प्लान सीक्वेंस के अंदर, यानी एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ भेज देना वर्कर को। और जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है कि एलोकेट किया जाता है वाइड वैरायटी ऑफ स्मॉलर टास्क एक जॉब को, ताकि उसको बनाया जाए ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया जाता है। और फिर जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, और अच्छा इसके पायनर तो थे फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। अब ये इस प्रोसेस के ज़रिए क्या किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है जॉब टास्क ताकि इंक्रीज़ किया जाए सिग्निफिकेंटली जो पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और रिकग्निशन के लिए भी। सो जॉब एनरिचमेंट में ये किया जाता है। और ऑटोनॉमी की बात करें, अगर हम ऑटोनॉमी है अगर किसी के पास, तो इसका मतलब ये कि किस हद, यानी कि किस हद तक जो है वो डिस्क्रिशन अलाउ है, मर्ज़ी जो है वो अलाउ है, यानी कि एक तरह से हम यही कह सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में बात करें, डिटरमाइन करने में स्केड्यूल और जो वर्क मेथड होते हैं अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड आउटपुट। और एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली अडाप्टिव और फ्लेक्सिबल भी होता है, जहाँ पर बहुत ज़ाहिर बात है कम वर्क स्पेशलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन कम है और लिटिल डायरेक्ट सुपरविजन होती है एम्प्लॉयज़ की। इनोवेशंस की हम बात करते हैं, सो नीड्स द फ्लेक्सिबिलिटी
और जो फ्री फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की। और जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ज़्यादा स्पेशलाइज और फॉर्मलाइज बन जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है एक ऐसा होता है कि जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑटोनमस और सेल्फ कंटेन यूनिट्स हैं। नाउ दी मैस्लो नीड थ्योरी। मैस्लो नीड थ्योरी की हम बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो ने नीड थ्योरी दी जिसकी 5 जो है वो लेवल्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहली जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो कि बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जो कि इंसान की बुनियाद है, जिसके बगैर इंसान ज़ाहिर बात है ज़िंदा भी नहीं रह सकता। जिसके अंदर फूड, वाटर और शेल्टर वगैरह आ जाता है। इंसान को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है और ज़ाहिर बात है रिहाइश की भी ज़रूरत होती है। तो ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात आ जाती हैं। इससे ऊपर की जो नीड है, अगर ये नीड पूरी हो जाती है तो इससे ऊपर की नीड जो ज़रूरत पड़ती है इंसान को, वो क्या पड़ती है? सेफ्टी की। सेफ्टी मिले इंसान को। और सेफ्टी जो है वो ज़ाहिर बात है एक तरफ तो उसकी लाइफ की सेफ्टी हो, उसके जो सामान है उसकी सेफ्टी हो, और इवन के ज़ाहिर बात है उसकी जो जॉब है उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसमें हर तरह की सेफ्टी आ जाती है। और फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर बिलोंगिंगनेस की आ जाती है। ये अब एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ ईजिली मिल जाती है। बेसिक नीड्स मिले ना मिले, ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। ज़ाहिर बात है उसको ज़रूरत पड़ती है, अपने साथ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिटी रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर बात है लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, और फ्रेंडशिप वगैरह की भी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ज़ाहिर बातें आ जाती हैं इसके अंदर, कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। और फिर इससे भी ऊपर की नीड की हम बात करें तो ये एस्टीम नीड होती है, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना और अप्रिशिएट होना। ज़ाहिर बात है एक जो काम किया जाए उसको माना जाए, दूसरों की तरफ से अप्रिसिएशन जो है ज़ाहिर बात है मिले, जो भी काम किया जा रहा है। ये चीज़ आ जाती है इसमें सेल्फ एस्टीम नीड में। और फिर सबसे आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, यानी कि डेवलप करना कैपेबिलिटीज़ और अपने जो फुल पोटेंशियल है उस तक पहुंचना, उसका यूज़ करना अपने फुल पोटेंशियल का। नाउ दी मैग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैग्रेगर ने 2 थ्योरी दी, एक्स और वाई, और ये दोनों डिफरेंट मैनेजर्स को शो करते हैं। थ्योरी एक्स के मुताबिक ये कि एक ऐसा मैनेजर है जो कि हमारे यहाँ भी आप देखते हैं अक्सर, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरह के मैनेजर आपको दिखाई देते हैं कि उनकी सोच क्या होती है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसलाइक करते हैं वर्क को, वो लेज़ी होते हैं, वो अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको दबाव डाला जाएगा तो परफॉर्म करेंगे, उन पर दबाव भी डाला जाएगा तो ही वो परफॉर्म करेंगे। तो ये थ्योरी एक्स के मैनेजर हैं। इस तरह के मैनेजर्स को अगर आप देखते हैं तो वो थ्योरी एक्स के मैनेजर हैं। इसके मुकाबले में जो थ्योरी वाई है, अब जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे इस तरह के मैनेजर्स पाए जाते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ भी ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं है कि सारे ही थ्योरी एक्स के मैनेजर हैं, थ्योरी वाई के भी होते हैं। सो इसके मुताबिक एम्प्लॉयज़ जो वो क्रिएटिव भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और उन वो सेल्फ डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये थ्योरी वाई के मैनेजर्स का मानना होता है। और एक्सपर्ट पावर की हम बात करें, ये बेस करती है एक्सपर्टीज़ के ऊपर। एक शख्स के पास किसी भी तरह की एक्सपर्टीज़ हैं तो उसके पास एक्सपर्ट पावर है, कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, और ज़ाहिर बात है कोई भी ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास मतलब दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो हम उसको एक्सपर्टीज़ कहते हैं। एक्सपर्ट्स है, कोई स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ का, तो वो उसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं। सो ट्रेड्स की हम बात करें, ये डिस्टिंक्ट इंटरनल क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इंडिविजुअल की। जैसे उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, हाइट, वेट वगैरह, उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, डोमिनेंस, एक्सट्रोवर्जन वगैरह, उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ आ जाती है, इंटेलिजेंस, नॉलेज और टेक्निकल तौर पे कितना वो साउंड है। और सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इंटरपर्सनल, सोशल स्किल्स, सोशलिबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन वगैरह। डेमोक्रेटिक लीडर्स की हम बात करते हैं अगर, तो इससे मुराद जो है वो इसमें शामिल, इसमें क्या होता है कि वो शामिल करते हैं, ग्रुप को शामिल करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक लीडर पाए जाते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग में खुद से सारे डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो शामिल करते हैं ग्रुप को। तो अगर कोई भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर क्लेम करता है तो यकीनी तौर पे वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता सारे, अगर वो डेमोक्रेटिक लीडर अपने आप को शो कर रहा है। सो जाहिर बात है ग्रुप जो है, जाहिर बात है ग्रुप के ज़रिए ही डिटरमाइन किया जाता है वर्क मेथड को, और ओवरऑल जो गोल होते हैं यूज़ किया जाता है। फीडबैक भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हेल्पफुल कोचिंग के लिए।
उसके बाद ये कि फिर ओहायो स्टेट स्टडीज़। सो रिसर्चर्स जो है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने डेवलप किया एक क्वेश्चनियर मेजर करने के लिए लीडर्स का बिहेवियर और कोरिलेट किया ग्रुप परफॉर्मेंस के साथ और सेटिस्फेक्शन के साथ भी। सो दो बिहेवियर जो है आइडेंटिफाई किए गए एज अ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। पहला ये कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है, इससे मुराद ये कि किस हद तक एक लीडर जो है वो डिफ़ाइन करता है उसके रोल्स और जो रोल्स ऑफ सबऑर्डिनेट होते हैं अचीव करने में यूनिट गोल्स। और दूसरा ये कि कंसिडरेशन जो है, इससे मुराद ये कि किस हद तक एक लीडर जो है बिल्ड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट सबऑर्डिनेट के साथ, रिस्पेक्ट करता है उनके आइडियाज़, शो करता है कंसर्न उनकी फीलिंग्स का। और डायरेक्टिव लीडर बिहेवियर की हम बात करें तो इसमें शामिल ये है कि सबऑर्डिनेट को करने देना, जानने देना कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे, प्रोवाइड करना उनको गाइडेंस, वर्क मेथड के बारे में डेवलप करना, वर्क स्केड्यूल आइडेंटिफाई करना, वर्क इवेल्यूशन स्टैंडर्ड जो है, वर्क एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड और इंडिकेट करना बेसिस जो है आउटकम्स के लिए या फिर रिवार्ड्स के लिए। और ग्रुप की हम बात करते हैं तो ग्रुप क्या है, इसको डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि अचीव करेंगे पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये नेचुरल सोशल फॉर्मेशन होती है जो कि आती है वर्क एनवायरनमेंट में। और एक इनफॉर्मल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसको इस्टेब्लिश करते हैं एम्प्लॉयज़ रादर देन के ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सर्व करें ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट या सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो अनप्लान्ड ग्रुप है। और इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि क्रिएट किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के जो परस्यूट है कॉमन कंसर्न का। और फ्रेंडशिप ग्रुप की बात करें, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें जो कि इवॉल्व होता है प्राइमरीली ताकि मीट करें एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को। नाउ दी फंक्शनल टीम। अब फंक्शनल टीम की हम बात करते हैं तो एक ऐसी टीम होती है जिसके अंदर मैनेजर होता है और उसके सबऑर्डिनेट हैं पार्टिकुलर फंक्शन एरियाज से। फंक्शनल एरियाज से मुराद यही है जैसे कि मार्केटिंग का एरिया है या फिर फाइनेंस है या फिर प्रोडक्शन है या फिर आईटी है। तो मैनेजर हैं और उसके सबऑर्डिनेट होते हैं एक फंक्शनल एरिया से। और क्रॉस फंक्शनल टीम की बात करें तो वो होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स जो है जो कि एक्सपर्ट होते हैं बहुत सी स्पेशलिटीज़ में, वो मिल के वर्क करते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के ऊपर। और जो उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं वो बहुत सी फंक्शंस के ऊपर होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग के ऊपर स्पेशलिटी है और फाइनेंस के ऊपर है, इसी तरह आईटी के ऊपर है या प्रोडक्शन वगैरह। और लीडिंग इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो इससे मुराद वो चीज़ें हैं जैसे कि डिटरमाइन करना कि क्या लीडर जो वो प्ले करेगा और कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाएगा, और बेहतर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन होती है वर्बल होती है नॉन वर्बल होती है। वर्बल के अंदर यूज़ किया जाता है वर्ड्स का जब यूज़ किया जा रहा है तो वर्बल है। अभी इस वीडियो के अंदर जो कम्युनिकेशन आपके साथ की जा रही है ये वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ और जो वर्ड्स आप लिखे हुए देख रहे हैं तो ये दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन है। सो रिटन कम्युनिकेशन होती है वर्बल के अंदर, जिसके अंदर ज़ाहिरी बात है लिखा जाता है, लेटर्स होते हैं, मेमोरेंडम होता है, रिपोर्ट्स होती है, न्यूज़ लेटर है, पॉलिसी मैनुअल्स वगैरह हैं। और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो उसमें ये इसके नुकसान है कि कन्वर्सेशन जब की जाएगी इस तरह से रिटर्न में टाइम कंज्यूमिंग होगी, डिफ़िकल्ट होगा टर्मिनेट करना, और एडिशनल टाइम भी हो सकता है जो कि डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है कि जो कुछ कहा गया। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करें तो फोकस होता है रेगुलेशन के ऊपर इनपुट की, ताकि इंश्योर किया जाए कि मीट करें स्टैंडर्ड जो कि नेसेसरी है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए जो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है चीज़ों को। और एम्फेसिस जो होता है प्रिवेंट करने के ऊपर होता है प्रॉब्लम्स को, यानी कि इससे पहले ही प्रॉब्लम आए उससे पहले उसको रोक दिया जाए। ये नहीं हो कि प्रॉब्लम आए उसको बाद में हम हल करेंगे, नहीं, पहले ही रोक दिया जाए। और जो दूसरे नाम है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के, उसमें प्रिलिमिनरी कंट्रोल है, प्री कंट्रोल हो जाता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है और स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह आ जाता है। और साइबर नेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये एक सेल्फ रेगुलेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि ऐसा होता है कि जब इसको रखा जाता है ऑपरेशन में, ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर सकता है सिचुएशन और करेक्टिव एक्शन ले सकता है जब कभी भी ज़रूरत हो जाए। और एक हीटिंग सिस्टम या फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हीटिंग सिस्टम या फिर कुछ कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम। और इकोनॉमिक वैल्यू एडिट की बात करें, एक ऐसा टूल होता है जो कि मेजर करने के लिए कॉर्पोरेट और डिविजनल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हुए आफ्टर टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और माइनस किया जाए टोटल एनुअल कॉस्ट जो है कैपिटल की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।